हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स के फंडे में। आपने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। नए व्यूवर्स से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि जो है वो कंटिन्यूस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, आज जो है वो अपने इस चैप्टर का गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है, इसका जो है वो लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है अपना कौन सा? आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो हम जो है वो लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, आवेशित बुलबुले का संतुलन पढ़ेंगे। आवेशित बुलबुले का संतुलन, आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, आवेशित बुलबुले का संतुलन आज आपने को पढ़ना है। तो आवेशित बुलबुले का संतुलन आज जो है वो अपने पढ़ लेते हैं, है ना। आवेशित बुलबुले के संतुलन को किस तरीके से पढ़ेंगे? जैसे अपने पास में एक जो साबुन का बुलबुला होता है। अच्छा, ये जो बुलबुला है वो किसका है? साबुन का है। ठीक है, ये जो बुलबुला है वो अपना कौन सा है? साबुन का बुलबुला है। ठीक है, तो यहाँ पर साबुन का जो बुलबुला होता है, उस साबुन के बुलबुले में जो है वो किस तरीके से जो है वो संतुलन रहता है, वो पहले अपने को देखना है। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर क्या होती है? एयर होती है, और बाहर भी जो है वो क्या होती है? एयर होती है। ठीक है, बट इस एयर, यह एयर जो है, इधर अंदर वाली एयर जो है वो किधर बल लगाती है? बाहर बल लगाती है। बाहर वाली एयर किधर बल लगाती है? अंदर की तरफ बल लगाती है। दोनों तरफ दाब लगता है। ये अंदर वाली एयर बाहर की तरफ दाब लगाती है, बाहर वाली एयर अंदर की तरफ दाब लगाती है। इसके अलावा एक और जो है वो यहाँ पर दाब होता है। वो दाब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि साबुन का बुलबुला जो है वो ठीक उसी तरीके से जो है वो व्यवहार करता है जैसे अपना कौन करता है? जैसे अपना जो गुब्बारा होता है वो गुब्बारा करता है। गुब्बारे के अंदर पृष्ठ तनाव होता है ना। अगर गुब्बारे में जो है वो मैं हवा जो है वो निकाल दूँ तो गुब्बारा फिर से सिकुड़ कर क्या हो जाता है? छोटा। किस वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से, है ना। गुब्बारा पहले जो है वो कैसा होता है? छोटा सा होता है, ऐसा छोटा सा होता है। मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ होते हैं? पास पास होते हैं, है ना। अब जैसे ही मैं हवा बढ़ता हूँ, ये जो है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण मॉलिक्यूल्स कहाँ हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं, है ना। तो दूर दूर हो जाने के कारण इन मॉलिक्यूल्स के बीच में खिंचाव रहता है, और इसी खिंचाव को जो है वो अपने क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो अपने को जो है वो जैसे गुब्बारे में पृष्ठ तनाव होता है, वैसे यहाँ पर भी जो है वो क्या होता है? अपने साबुन के बुलबुले पर भी जो है वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। तो ये जो है अपने को पृष्ठ तनाव जो है वो पृष्ठ तनाव किधर लगता है? साबुन का बुलबुला चाहता है कि इसकी पृष्ठ छोटी हो जाए, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब होता है 4T/R, ये किधर लगता है? अंदर की तरफ लगता है। 4T/R, है ना, 4T/R, है ना। ये दाब जो है वो पृष्ठ के अंदर की तरफ लग रहा है। अंदर की तरफ एक और दाब लग रहा है, वो कौन लग रहा है? जो बाहर वाला जो प्रेशर है वो, बाहर वाला जो एयर जो प्रेशर लगा रही है वो, और अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लग रहा है, उस दाब को हम लिख देंगे, उस दाब को हम क्या लिख देंगे? उस दाब को हम लिख देंगे P_in, अंदर का एयर प्रेशर। ठीक है, अगर ये संतुलन में रहना चाहता है ना, अगर ये साबुन का बुलबुला जो है वो क्या रहता है? संतुलन में रहता है, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अंदर का जो दाब है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लग रहा है, वो बाहर से अंदर की तरफ लगने वाले दाब के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अंदर से बाहर की तरफ कौन लग रहा है? P_in लग रहा है, और बाहर से अंदर की तरफ दो दाब लग रहे हैं। एक लग रहा है P_out, एक लग रहा है P_out, और एक लग रहा है 4T/R। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो दाब जो लग रहा है वो 4T/R, है ना। तो P_in माइनस P_out कर लेंगे, P_in माइनस P_out कर लेंगे, तो P_in माइनस P_out अपने पास में क्या आएगा? 4T/R आएगा। इसका मतलब P_in बाहर का जो वायु दाब है और अंदर का वायु दाब जो है उसका अंतर क्या होता है? 4T/R होता है। इसका मतलब साबुन के बुलबुले के अंदर जो है वो 4T/R वायु दाब जो है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। यही वायु दाब जो है वो 4T/R जो पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब है उसको क्या करता है? संतुलित करता है। क्योंकि P_in की वैल्यू 4T/R प्लस P_out के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो पक्का है कि P_in जो है वो P_out से कितना ज़्यादा होगा? 4T/R जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तभी ये जो है वो आवेशित बुलबुला जो है वो किस में रहेगा? संतुलन में रहेगा। इस P_in प्लस P_out को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? P_access।
है ना, दाब आधिक्य किसके अंदर, साबुन के बुलबुले के अंदर। साबुन के बुलबुले के अंदर हवा का दाब कितना अधिक होता है, 40/R अधिक होता है। इसलिए होता है ताकि साबुन का बुलबुला जो है वो किस में रहे, संतुलन में रहे। अब जो है वो हम इस साबुन के बुलबुले को जो है वो क्या कर देंगे, आवेशित कर देंगे। ठीक है, आवेशित करने पर क्या होगा देखते हैं अपने लोग। ठीक है, इस साबुन के बुलबुले को अपने क्या कर देंगे, आवेशित कर देंगे। आवेशित करने पर एक और जो है वो दाब लगता है ना। अपनों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अपनों ने पढ़ा था चालक की सतह पर विद्युत दाब। ठीक है, ये विद्युत दाब किधर लगता है, पृष्ठ के विलंबवत बाहर की तरफ लगता है ना, हमने पढ़ा था। तो हम जैसे ही इस साबुन के बुलबुले को जो है वो क्या देंगे, आवेश देंगे, है ना। इस साबुन के बुलबुले को जो है वो अपने क्या दे देंगे, आवेश दे देंगे। तो इस आवेश के कारण जो है वो पृष्ठ के विलंबवत जो है वो क्या लगेगा, दाब लगेगा, है ना। किधर, बाहर की तरफ दाब लगता है। इसे विद्युत दाब बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए ई यूज किया है। ये बाहर की तरफ दाब कितना लगेगा, σ/2ε0 है ना। और पी एक्सेस भी किधर लग रहा है, पी एक्सेस भी जो है वो किधर लगता है, अंदर से बाहर की तरफ। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। पी एक्सेस की डायरेक्शन भी इधर। और 40/R क्या चाहता है कि साबुन का बुलबुला जो है वो सिकुड़ जाए। तनाव क्या चाहता है, साबुन का बुलबुला सिकुड़ जाए। तो 40/R की वैल्यू जो है वो किधर होगी, की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। संतुलन की अवस्था में जो है वो अपने इन दोनों का सम जो है, पीई विद्युत दाब और पी एक्सेस, इन दोनों का सम जो है वो 40/R के बराबर होना चाहिए। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है। 40/R की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। तो संतुलन की अवस्था में अपने पास में क्या होना चाहिए, पी एक्सेस प्लस 40/R इज इक्वल टू σ²/2ε0। ठीक है, अगर पी एक्सेस की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए, दाब आधिक्य 0 हो जाए, तो अपने पास में 40/R ही किसके बराबर होगा, 40/R ही जो है वो बराबर होगा किसके, σ²/2ε0 के। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं और आवेशित बुलबुले की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालना चाहो या सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहो, दोनों ही इसी इक्वेशन से प्राप्त हो जाएगी। तो अपने लिख लेंगे σ²R इज इक्वल्स टू 8T/ε0। यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहो तो R तो कितना आ जाएगा, σ² उधर ले जाओ तो R आ जाएगा आपके पास में 8T/ε0/σ², है ना। और अगर सिग्मा की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकालना चाहो तो σ² इधर रहने दो, R को उधर लेके चले जाओ, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 8T/ε0/R। तो सिग्मा आपके पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा आपके पास में आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 8T/ε0/R। ठीक है, अब सिग्मा क्या होता है अपने पास में, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है अपने पास में, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अगर इस पर कुल आवेश अपने क्यों माने, तो ये गोला है ना, साबुन का बुलबुला क्या होता है, गोला, जिसकी त्रिज्या क्या है, R। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। तो अपने सिग्मा की जगह क्या लिख लेंगे, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, Q/4πr² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में 8T/ε0/R। ये किस में, अंडर रूट में। तो आपके पास में Q की वैल्यू जो है वो आपके पास में कितनी आ जाएगी, आवेश निकाल रहे हैं तो बाकी सबको उधर लेके चले जाओ, तो आपके पास में आ जाएगा 4π, है ना, 4π। इस R² को अंडर रूट में लेके चले जाओगे, तो अंडर रूट में लेके जाओगे तो R² अंडर रूट में कितना हो जाएगा, R⁴ हो जाएगा। तो R⁴, है ना, इंटू 8T/ε0/R। ठीक है, अपनों ने इसको उधर लेके चले गए, तो 4π को तो बाहर रखा, R² को अंदर लेके चला गया, तो R⁴ हो जाएगी। एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास में आवेशित बुलबुले पर आवेश जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा 4π, है ना, 8T/ε0/R³, 8T/ε0/R³। ठीक है, यहाँ T तनाव है, R जो है वो बुलबुले की त्रिज्या है, ε0 को आप सब लोग जानते ही हो। तो अपनों ने जो है वो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। अगर ये इक्वेशन आ जाए तो अपने पृष्ठीय आवेश घनत्व भी निकाल सकते हैं और आवेश भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आवेशित बुलबुले का संतुलन, ये अपना जो है वो लास्ट टॉपिक था। आई होप आपके समझ में आया होगा।
ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं अपने, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो अपने को एक गोले के बारे में दिया है। क्या है क्वेश्चन ये है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, कैपिटल आर इज इक्वल टू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। कैपिटल आर जो है वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। अपने को जो है वो इससे, ठीक है, ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 5 लिख दिया मैंने भूल से, ठीक है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर है। अपने को जो है वो क्वेश्चन में पूछा है कि 8 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब एक बात तो फिक्स है कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों ही जो है वो क्या होंगे, गोले के बाहर होंगे, क्योंकि अपने पास में गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर कुछ यहाँ होगा और 10 सेंटीमीटर कुछ यहाँ होगा, है ना। और गोले के बाहर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास में क्या होता है, E इज इक्वल्स टू, गोले चाहे चालक हो चाहे अचालक गोला हो चाहे गोलीय कोश हो, सब में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर जहाँ पर क्या होती है, दूरी होती है, तो अपने यहाँ पर लिख लेंगे KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर आवेश के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दूरी के बारे में दिया है। तो विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, यहाँ से E व्युत्क्रमानुपाती किसके, आर स्क्वायर के, ओके। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो रेशो बराबर होते हैं, परंतु जो है वो अपोजिट रेशो। जैसे मैं बोल दूं क्या होगा यहाँ पर, E1 अपॉन E2 बराबर होगा किसके, E1 अपॉन E2 बराबर होगा आपके किसके, R2 अपॉन R1 के स्क्वायर के, ठीक है। रेशो बराबर होंगे, पावर जो है वो ऊपर आ गई, बट रेशो जो है वो व्युत्क्रम में बराबर होंगे। E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया। अगर जो है वो समानुपाती होता तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 होता। अब जो जो वैल्यूज अपने को गिवन है वो दे दो, इसको E1 मान लो, ठीक है, इसको E1 मान लिया, ये क्या हो गया R1, अपने को क्या फाइंड आउट करना है E2, और ये हो गया R2, ठीक है। R1 10 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट पर मीटर है ना। तो 8 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आपको E2 की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो इस इक्वेशन को उल्टा कर दो ना, है ना। आपके पास में क्या आ जाएगा, E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू, है ना, ये भी उल्टा हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है वो आपको E2 की वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी सब वैल्यूज गिवन है, तो बाकी सब वैल्यू रख दो, ठीक है। तो E2 इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा, E1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर R1 की जगह 10 सेंटीमीटर रखना है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2, ठीक है, अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदलेंगे, और R1 R2 का क्या है, स्क्वायर, और E1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। E1 की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट पर मीटर, तो अपने लिख लेंगे 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, 100 अपॉन 8 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। किस में आएगा, वोल्ट पर मीटर में। अब बोलोगे सर आपने तो न्यूटन पर कूलाम लिखाया था, यूनिट जो है विद्युत क्षेत्र की न्यूटन पर कूलाम लिखाई थी, तो बच्चे लोग यहाँ पर वोल्ट पर मीटर भी यूज़ कर सकते हैं ना। चैप्टर नंबर 3 में जो है वो अपने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध निकालेंगे, तो वहाँ पर संबंध आएगा, ठीक है। अपने पास में एक संबंध आएगा जिसमें विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बराबर होता है विद्युत विभव में परिवर्तन बटा दूरी के। विद्युत विभव को वोल्ट में कैलकुलेट किया जाता है, दूरी को मीटर में, इसलिए विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक हो सकता है वोल्ट पर मीटर, जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मैंने तार के बारे में दिया है कि एक अनंत रेखीय आवेश है, तार है एक अनंत रेखीय, है ना, उससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना है, विद्युत क्षेत्र है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। तो आपको क्या बताना है, रेखीय आवेश घनत्व बताना है। अब आपको पता है कि तार के कारण अनंत रेखीय आवेश बोल दो या फिर तार बोल दो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 2K लैम्डा अपॉन R, और आपको क्या निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा, तो बाकी सबको इधर लेके आ जाओ, तो आपके पास में आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू ER, E से R मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2K कहाँ आ जाएगा, नीचे, ओके, है ना।
यहाँ पर r क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो बढ़िया ये होगा कि हम डिस्टेंस को जो है वो स्मॉल r से डिनोट करें। तो ये यहाँ पर भी स्मॉल r लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी क्या लिख लेता हूँ, स्मॉल r। ठीक है, अब आपको वैल्यूज गिवन है तो आपके पास में लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू ई की जगह क्या लिखना है आपको, 9 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 4। आर की जगह क्या यूज़ करना है, आर की जगह 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2k, 2 और k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, यहाँ से लेमडा आपके पास में आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे, 9 से 9 कैंसिल, 10 की पावर के ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर में आएगा, देख लो। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की 9 और माइनस की 2, माइनस की 11 और प्लस की 4, तो 10 की पावर -7 आएगा, 10 की पावर -7 आएगा लैम्डा, है ना। यूनिट क्या होती है, कुल आवेश बटा कुल लंबाई होता है ना, तो यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर। तो 10 की पावर -7 कूलाम पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बोला गया है एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है ना। वर्ग जो है उसके केंद्र पर जो है वो कितना आवेश रखा हुआ है, उसके केंद्र पर जो है वो +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर, केंद्र पर नहीं रखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, आवेश कहाँ पर रखा हुआ है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आवेश रखा हुआ है उस, ये अगर वर्ग है तो वर्ग जो है वो कितनी सेंटीमीटर भुजा का है, 10 सेंटीमीटर भुजा का। उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो क्या रखा हुआ है, उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो आपका आवेश रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलाम का। तो आप उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो आवेश को मान लो। ये यहाँ पर जो है वो ये दूरी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर +10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। अगर मैं 6 वर्ग, ये एक तो है ही, इसके चारों तरफ 5 और लगा दूँ तो घन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। एक बुक ऐसे रखी, ठीक है, एक बुक यहाँ पर, एक बुक यहाँ पर, एक बुक यहाँ पर, एक बुक उसके ऊपर, और सभी बुक कैसी आकार की, वर्गाकार की, जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो घन बन जाएगा। आप जो है वो रिप्लाई दोगे हाँ घन बन जाएगा। तो ये आवेश घन के कहाँ पर है, केंद्र पर है। क्यों भाई, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो 5 सेंटीमीटर, मध्य से 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो क्या होगा, उसका केंद्र होगा, क्योंकि भुजा की लंबाई कितनी है 10 है, तो 10 का आधा कितना 5, तो कहाँ पर होगा, केंद्र पर होगा, है ना। तो केंद्र पर है तो संपूर्ण घन से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो कितना होगा, कितना होगा, Q/ε0। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, लास्ट में बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि वर्ग से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। तो ये वर्ग जो है वो घन के लिए क्या होगा, एक फलक ही तो होगा, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक और ऊपर वाला 6 फलक। ठीक है, तो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक से जो है वो टोटल आवेश, टोटल फ्लक्स कितना गुजर रहा है, टोटल फ्लक्स गुजर रहा है कितना, Q/ε0। ठीक है, तो एक फलक से जो है वो कितना गुजरेगा, एक फलक से गुजरेगा, ये फ्लक्स एक फलक से गुजरेगा, मतलब वर्ग से कितना गुजरेगा, Q/6ε0। ठीक है, अब आप Q की वैल्यू रख लोगे, ε0 की वैल्यू रख लोगे, तो आपको वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि वर्ग ही क्या है, आपका फलक है। क्योंकि फलक कैसा होता है, घन का फलक वर्गाकार, है ना। Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलाम, कूलाम में बदलोगे तो 10 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो हटा दिया 6, और ε0 की जगह 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको जो है वो अपने क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अपने पास में आ जाएगा वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, आज जो है वो अपनों ने थोड़े इजी न्यूमेरिकल किए हैं, कल पूरा लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल्स पर ही होगा। अपने जो है वो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज चैप्टर में जितने भी पीछे के फॉर्मूलाज है ना, पीछे एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि कल का लेक्चर जब आप लोग देखो तो आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आए। इसी वजह से जो है वो आज में जो है वो आगे और ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, जो अच्छे लेवल के होंगे। ये सब न्यूमेरिकल्स जो है वो इजी लेवल के थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।